नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। वही कोरोना महामारी के साथ अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी कहर बरपा रही है, जिसे अब प्रदेश में महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना और ब्लैक फंगस से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो करें क्या? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना और ब्लैक फंगस से जुड़ा अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से अधीक्षक पीबीएम डॉक्टर परमेंद्र सिरोही। डॉक्टर परमेंद्र, बहुत स्वागत है सर आपका डियर डॉक्टर में। सबसे पहले तो देखिए, कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, परेशान होने के साथ साथ त्रस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये दवाइयां मिल पाती हैं, इंजेक्शन मिल पाते हैं। और उसके बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। किस तरह से लोग इस बीमारी से बचें, अपने आप को सेफ रखें, क्या एहतियात बरतें, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? मैडम, जैसा कि अपने को सभी को मालूम है कि जो कोरोना बीमारी है, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है, ये हमारे को 2020 मार्च से ही परेशान कर रही है। और काफ़ी मात्रा में केस पिछली बार भी आए थे। उसके बाद बीच में 3-4 महीने जो है दिसंबर बाद में मार्च तक काफ़ी केसेस कम हो गए थे, और अप्रैल में फिर वापस से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं। तो इससे बचाव का जो उपाय है, सबसे बढ़िया जो सभी बताते हैं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसकी पालना बहुत ज़रूरी है। और जो भी व्यक्ति इसकी पालना करता है वो काफ़ी हद तक अपना और अपने परिवार का बचाव इससे कर सकता है। सबसे ज़रूरी जो इसमें चीज़ है वो है मास्क। अब मास्क में क्या है कि लोगों में भ्रम रहता है कि भाई कपड़े का मास्क लगाना है, सर्जिकल मास्क लगाना है या N95 मास्क लगाना है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कोई भी मास्क लगाएं, वो कुछ ना कुछ बचाव जरूर करेगा। अगर आप अपने कपड़े का मास्क लगाते हैं, वो भी आपका 40 से 50% बचाव करता है। सर्जिकल मास्क लगाते हैं, वो 70% तक बचाव करता है। और N95 लगाते हैं तो वो 95% आपका बचाव करता है। तो ये कहा जाता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो क्लोज पेशेंट्स के, उनके लिए तो N95 जरूरी है। उसके अलावा जो साधारण आम पब्लिक है, वो कोई भी मास्क लगाएं तो उससे उनका बचाव ही होगा। अपन ये सोचें कि कपड़े का मास्क काम नहीं करता है, कपड़े का मास्क भी काम करता है। और अगर आपके पास कपड़े का मास्क है तो वो भी लगाएं जी। इसमें दूसरा जो आजकल जो नया वो चल रहा है कि सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क दोनों मिलाकर भी लगाने का आजकल एक नया स्टडीज आई है, जिसमें कि हम दोनों मिलाकर भी लगा सकते हैं। जिसमें उसका तरीका लगाने का ये है कि सर्जिकल मास्क को जो नीचे की तरफ लगाना है और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाना है जी। और कपड़े का मास्क आपको रोज़ धोना है और सर्जिकल मास्क आपको रोज़ चेंज करना है। सर्जिकल मास्क मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में एक मास्क आता है, और जो आप अगर इस तरह से लगाएंगे तो पूरे 1 दिन चलेगा। तो जो व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं, किसी भी कारण से मजबूरी में जो बाहर जाना पड़ता है उनको, उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता उपाय है ये डबल मास्किंग, जिसमें एक कपड़े का मास्क और एक ये सर्जिकल मास्क अपने को लगाना है। और इस तरीके से लगाना है कि सर्जिकल मास्क नीचे रहेगा, कपड़े का मास्क ऊपर रहेगा। और इस तरह से अगर वो लगाते हैं तो ये 95% इफेक्टिव है। मतलब जो N95 मास्क जो है उसके बराबरी का इफेक्टिव है ये। तो ये पहली बात। दूसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आजकल फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहा जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में ये कह रहे हैं कि लोगों से मन नहीं दूर करना है, खाली शारीरिक दूरी रखनी है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अब ये जो इस टाइम जो दौर चल रहा है, इसमें हम किसी के लिए भी ये पक्का नहीं कह सकते इसके कोरोना नहीं है। और कुछ लोग ऐसे एसिम्प्टोमेटिक, बहुत सारे लोग ऐसे एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं जिनके कोई लक्षण नहीं है कोरोना के, लेकिन उनके वायरस संक्रमण कर चुका है, वो लोग भी संक्रमण फैला सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से कम
2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी अपने को बना के रखनी है, जो कि बहुत आसान काम है, 2 हाथ आप समझ लिए। तो 2 गज की दूरी रखनी है। तीसरा जो हमको है हैंड हाइजीन, हमारे को अपने हाथ जो है उनको साफ रखना है, चाहे आप साबुन से धोएं, चाहे आप उसको सैनिटाइज़र से साफ करें, आप बार बार हाथ को साफ करते रहें। और इसके अलावा जो मैं एक जो बात बताना चाहूँगा, जो मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, कि आप अपने हाथ को मुंह पर लगाने से बचें। आपके हाथ ही हैं जो आपको संक्रमण आप तक पहुँचाएंगे। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि हाथ कहीं संक्रमित जगह पर लगाते हैं और फिर उनको अपनी नाक या मुंह पे लगाते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर आदत होती है सभी की, आप देखना कि बीच बीच में हम अपने हाथ पे, मुंह पे या नाक पे या आंख पे हाथ लगाते रहते हैं। इस आदत को अगर अपन सुधार लेंगे तो अपना बहुत अधिक संक्रमण से बचाव होने की संभावना बन जाएगी। तो अपने हाथ को कभी भी आप बिना सैनिटाइज करे या बिना धोए मुंह पर या नाक पर ना लगाएं। अगर इस बात की आप पालना करेंगे तो आप देखेगा कि आपकी संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये 3 जो व्यवहार हैं, इनकी पालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर जिनसे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी जिस तेजी से ये कोरोना आया है, एक दिन में, जी बिल्कुल डॉक्टर परमेंद्र, ये 3 अहम बातें आपने कही। शुरुआती तौर से लोगों को समझाया जा रहा है लगातार, लेकिन एक शिकायत ये आती है कि हम मास्क लगाकर रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, इसके बाद भी कई लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दूसरी अहम बात, उनकी ये जो शिकायतें हैं वो क्यों, क्या सेकेंड वेव जो ज्यादा खतरनाक है उसकी वजह ये है। दूसरा, आपने डबल मास्किंग की बात कही, पिछली बार तक इतना नहीं था, लेकिन क्या अभी की वेव को देखते हुए डबल मास्किंग बेहद जरूरी हो गया है, यानी अब मास्क लगाना ही नहीं, डबल मास्क लगाना ज्यादा जरूरी है? डबल मास्क की बहुत, जी मैंने आपको कहा मैडम, इस बार की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत खतरनाक आई है। 2 कारणों से ये खतरनाक हो जाती है। एक तो इसकी संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, तेजी से ये फैल रही है लोगों में, और दूसरी बात, ये सीरियस इसमें पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गंभीर जो है मरीजों की गंभीर हालत जो है, गंभीर मरीज बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं और मरीज भी बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इन दोनों बातों की वजह से इस वेव से अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए भी हमको, मैंने आपको जो 2 मास्क डबल मास्किंग बताया, जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले, मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि वो डबल मास्किंग का ही उपयोग करें, जो कि कोई बहुत महंगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और ये बिल्कुल जरा सी चीजें शुरुआती तौर से बताई जा रही है, बस इसको अपनी आदत में शामिल जो लोग कर लेंगे वो पूरी तरह से सेफ रह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर परमेंद्र, अभी तक हम कोरोना से जूझ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, उस उम्मीद से कि इस पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन उस पर हम जीत हासिल करते उससे पहले ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस को भी आज प्रदेश में भी महामारी घोषित किया जा चुका है, नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया गया है। अब डॉक्टर परमेंद्र कहते हैं कि कोरोना ही है जो ट्रिगर करता है ब्लैक फंगस को। लोगों के जहन में इसे लेकर डर अब बैठ चुका है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हो जा रही है लोगों की या डेथ हो रही है, उससे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। कैसे वहां उस स्टेज पर पहुंचने से रोके खुद को, क्या सावधानियां बरतें? मैडम, जो डर लोगों में बैठा रहा है वो इस कारण है कि उनके पास अज्ञान है। उनके पास इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या बीमारी है, क्या कारण है, क्या रोग है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है। जी। इस बात की जानकारी नहीं होना ही डर पैदा करता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, कब आदमी भूत से क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो इसी तरह से जब आप किसी के बारे में चीज़ नहीं जानते हैं, किसी भी अनजान चीज़ के बारे में आपको डर लगता है जी। तो अगर अपन इस बात का ज्ञान ले लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, कैसे होती है और क्या इसका निवारण है और क्या इसका इलाज है, तो हमें डर उसका खत्म हो जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा, जो अपने दर्शक देख रहे हैं, कि ये जो बीमारी है ये एक तरह की फंगस होती है। और फंगस जो होती है वो आप सबने देखा होगा, अपने घरों में भी कई बार जो चीज़ सड़ जाती है उस पर फंगस लग जाती है, तो ये फफूंदी है। अब ये जो फफूंदी है, कई तरह की फफूंदी होती है। ये हमारी टेक्निकल भाषा में जो अलग अलग तरह की 4-5 तरह की फफूंदी इन्फेक्शन होता है, उसमें से ये म्यूकोरमाइकोसिस भी है। तो जहाँ ये इन्फेक्शन करती है वहाँ पे एक जो वहाँ का हिस्सा जो होता है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको नाम काला फंगस दिया जा रहा है और इसका टेक्निकल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। और जो ये बात फैलाई जा रही है कि कोरोना में म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ये बिल्कुल पूर्णतया गलत है। इसका प्रचार मैं सभी से आग्रह करूंगा, इसका प्रचार इस तरह से ना करें कि कोरोना में म्यूकोरमाइकोसिस होता है। कोरोना के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेशेंट्स में ही म्यूकोरमाइकोसिस होता है। बिल्कुल। तो अब हम समझ लें कि किन लोगों में ये
म्यूकोरमाइकोसिस होता है या होने की संभावना है। तो इससे हमारा काफ़ी हद तक डर खत्म हो जाएगा जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मरीज जो कि डायबिटीज़ है, पहली बात जिनके शुगर की बीमारी है जी। दूसरी बात जिनके शुगर कंट्रोल नहीं है, शुगर ज़्यादा रहती है, तीसरी बात जिनके कोरोना हुआ है, चौथी बात जिनके लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स चले हैं, पांचवी बात जिनके लंबे टाइम तक ऑक्सीजन चली है। ये 5 बातें अगर एक साथ मिलें तब ये म्यूकोरमाइकोसिस की काला फंगस जिसको कहते हैं उसकी संभावना मरीज में पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके ये 5 बातें होंगी उनके ही म्यूकोरमाइकोसिस होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसके भी ये 5 हो गई 100% सबकी म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा। तो इस तरह से किसी के अगर व्यक्ति के शुगर है और उसके कोरोना हो गया है तो वो भयभीत हो जाए कि मेरे तो अब म्यूकोरमाइकोसिस होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिनके शुगर है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, उसके लंबे टाइम ऑक्सीजन लगा रहा है, लंबे टाइम स्टेरॉइड चले हैं और कोरोना से ग्रसित रहा है, ये जो 5 कारण जिसमें मिलेंगे उसमें संभावना अधिक बढ़ जाती है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें 100% होगा। तो इन लोगों में ज़्यादा टाइम स्टेरॉइड देने से, ज़्यादा टाइम शुगर बढ़ी रहने से, ज़्यादा टाइम ऑक्सीजन लगी रहने से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इनके अपने एनवायरनमेंट में जो कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि यूजुअली हमारे को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ये इस तरह के संक्रमण हैं जैसे कि फफूंदी का इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस है, ये हमारे वातावरण में ही रहते हैं लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको संक्रमित नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की संक्रमण शक्ति जो है बहुत कम हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो इस तरह के संक्रमण जो है वो अपने संक्रमित कर देते हैं व्यक्ति को और फिर वो उसको बीमारी पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति लंबे टाइम तक कोरोना से ग्रसित रहा है, लंबे टाइम स्टेरॉइड चला है, शुगर उसका कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज का पेशेंट है, उनको ये बीमारी होती है। बिल्कुल। अब अपन दूसरी बात पे आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। ये जो बीमारी है ये यूजुअली अपने को आँख, नाक, कान, मुंह इनके ऊपर इफेक्ट करती है। तो किसी भी व्यक्ति के जब शुरू में होगा तो उसको मुंह पे सूजन आ सकती है, कोई काले धब्बे हो सकते हैं, आँखों में दर्द हो सकता है। अपने जो आँख और नाक जो होती है इसके पीछे जो हड्डी होती है उसमें खाली जगह होती है जिनको बोलते हैं साइनस। तो उन साइनसेस में भी ये सबसे पहले इन्फेक्ट करती है। तो साइनोसाइटिस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है जी। और आँखों में सूजन आना, नाक में सूजन आना, नाक बंद होना या कहीं लाल लाल निशान या काले काले निशान होना, ये जो लक्षण है ये म्यूकोरमाइकोसिस के हो सकते हैं जी। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी के आंख में कोई काला निशान बन गया है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के तो वो म्यूकोरमाइकोसिस ही हो। उसकी जांच करनी पड़ती है, उसके लिए अपने पास कुछ साधन है जिससे अपन पता कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी जांच है, सबसे महत्वपूर्ण जांच जिससे हमारे को पता लगता है वो है एमआरआई। एमआरआई करने से पेशेंट के हम पता लग सकता है, उसमें हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि इस पेशेंट की फंगल इन्फेक्शन है या होने वाला है या हो चुका है। दूसरी बात, इसमें से हम जो है थोड़ा सा मटेरियल निकाल के, जो लीजन है जो उसमें से थोड़ा सा मटेरियल निकाल के उसकी जांच करते हैं, फंगस की माइक्रोस्कोपिक जांच करते हैं, उसमें भी फंगस के कण आ जाते हैं तो भी हमें ये पक्का हो जाता है कि इसमें म्यूकोरमाइकोसिस ही है या नहीं है। उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। इसके इलाज के लिए जो डॉक्टर्स हैं, आई वाले जो होते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर, दूसरे नाक के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी सर्जन, तीसरा जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन, ये तीनों चारों जने मिलकर इसका इलाज करते हैं। इसमें अगर शुरू में जैसे कि इनिशियल स्टेज में ही अगर अपने को पता लग जाता है तो ओरल ट्रीटमेंट भी आता है जिसको फोसाकोनाजोल करके दवाई आती है जो मार्केट में उपलब्ध है, वो अपन देते हैं। उससे ओरल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है। उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पेशेंट की शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना। सबसे पहली चीज़ जो है इसके इलाज में वो है शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना। दूसरा है अगर वाइल्ड स्टेज है तो अपन ओरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है, पेशेंट को मॉडरेट स्टेज के म्यूकोरमाइकोसिस है, तो उसमें फिर इंजेक्शंस आते हैं जिसको बोलते हैं एम्फोटेरेसिन बी, जो कि इंजेक्शन होता है वो अपन देते हैं। उस इंजेक्शन से पेशेंट, मॉडरेट स्टेज का पेशेंट जो होता है वो ठीक हो जाता है। हालांकि अपने को दवाई इसमें लंबे टाइम तक देनी पड़ती है, 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक दवाई देनी पड़ सकती है। तीसरा स्टेज अगर ज़्यादा हो गया है और आँख खराब हो रही है उसकी, तो इसमें संक्रमण आगे फैलने का खतरा रहता है, कई बार दिमाग में भी चला जाता है, उससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए फिर हमारे को सर्जरी करनी पड़ती है।
तो सर्जरी में हमारे को जो हिस्सा इन्फेक्ट हो चुका है म्यूकोरमाइकोसिस से, जी। वो उतना हिस्सा उस व्यक्ति का निकालना पड़ता है, नहीं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेजी से आगे फैलता है। तो ये 3 तरह के, मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 3 इलाज होते हैं, ओरल, इंजेक्टेबल और सर्जिकल। जी। तो ये इस तरह से इलाज है। अब अपने को जो बचाव, मैंने आपको बताया सबसे ज़रूरी चीज़ बीमारी का बचाव, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें किसी भी बीमारी का बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा पहलू है। अगर हम उसी पे काम कर लें तो हमें बीमारी होगी नहीं। तो बचाव जो है वो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, शुगर, पेशेंट की शुगर। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि उसकी शुगर कंट्रोल रहे। अगर उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी ड्यूरिंग कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, तो उसको ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन की संभावना बहुत नगण्य के जैसी रहती है। तो शुगर अपने को कंट्रोल करनी है और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। अपने जो मैंने बताया कि हाथ जो अपने हैं इधर उधर से संक्रमण लेके मुंह पे लगाते हैं और अपन वो हो जाता है, तो ये जो हैंड हाइजीन जो है, ये कोरोना व्यक्ति को भी ध्यान रखना है हैंड हाइजीन का। और कोई भी संक्रमित चीज़ अगर हमें लगती है कि भाई ये ख़राब है, खाने योग्य नहीं है, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, कोई बाहर की मार्केट की, तो कम से कम 2 महीने तक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को या पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई बाहर की चीज़ या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें संक्रमण की संभावना हो, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और अपने आप को किसी भी आसपास के संक्रमण अगर आपको लगता है तो उससे बचा के रखना। बिल्कुल एहतियात यहाँ पर बरतना है डॉक्टर परमेंद्र। बहुत ही अच्छे से आपने ब्रीफली समझाया, एटलीस्ट लोग समझ सकेंगे कि ऐसा नहीं कि ब्लैक फंगस है तो सीधे 3rd स्टेज, उसके अलग अलग स्टेज और कैसे ट्रीटमेंट होता है। बस अलर्ट रहने की जरूरत है, लक्षण को समझने की जरूरत है ताकि वक्त रहते इलाज हो सके। डॉक्टर परमेंद्र, क्योंकि साथ ही हमारे व्यूवर्स हैं जो अपना सवाल भी भेज रहे हैं, कुछ आपसे जानना चाहते हैं। इसी में गोपाल राय हैं, जयपुर से हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उनके बेटे को स्वाद और स्मेल दोनों ही, टेस्ट और स्मेल दोनों उनका चला गया था, टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले, होम आइसोलेशन में थे, 14 दिन बीत चुके हैं, कोई दूसरे सिम्टम्स उनको नहीं है, लेकिन 14 दिन बाद भी उनका सूंघने और स्वाद की जो शक्ति है वो अभी सुधर नहीं पाई है। तो क्या वो होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं? 14 दिन बीत चुके हैं तो जी, मेरे पास कोई भी व्यक्ति अगर आता है कोरोना वाला और वो आके मेरे को कहता है कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे स्मेल चली गई, तो मैं इसको कहता हूँ बहुत बढ़िया। वो मेरे को पूछता है कि बहुत बढ़िया, कि आप डॉक्टर साहब मेरे कोरोना हो गया, आप बहुत बढ़िया कह रहे हो, मेरी स्मेल चली गई, टेस्ट चली गई जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई है उन सभी में ये सामने आया है कि जिस कोरोना संक्रमित व्यक्ति का टेस्ट और स्मेल चला जाता है उसके सीवियर बीमारी नहीं होती, माइल्ड या मॉडरेट होकर रह जाती है। तो मैं इस तरह से ये कहता हूँ कि भाई अच्छी बात है, अगर आपकी टेस्ट और स्मेल चला गया है तो ये अच्छी बात है, आपको सीवियर बीमारी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा निकल सकते या नहीं जी, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 से 14 दिन तक ही कोई व्यक्ति संक्रमण फैला सकता है। उसके बाद अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो अपन उसका रिपीट टेस्ट करा लें, उसमें अपने को अगर नेगेटिव आता है तो अपन उसको आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा विदाउट आइसोलेशन भी, अगर विदाउट टेस्टिंग भी आइसोलेशन अपन खत्म कर सकते हैं अगर व्यक्ति को 14 दिन हो चुके हैं जी। तो 14 दिन बाद आप उसको आइसोलेशन उसका खत्म कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपने पूछा कि टेस्ट और स्मेल वापस कब तक आएगा, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन ये वापस आ जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, और स्मेल और टेस्ट दोनों इनके वापस आ जाएंगे, ये 100% श्योर है, इसकी चिंता नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। महेश जांगिड़ हैं जयपुर से डॉक्टर परमेंद्र, और वो जानना चाहते हैं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी कई लोगों के मन में बहुत सवाल है। एक तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के डोज लगाने के बाद शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कोविड हो जाता है या फिर डेथ भी हो सकती है, क्या ये बात सही है? दूसरा इनका सवाल है कि पिछले 2 दिन पहले उन्होंने न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ी थी कि कोवैक्सीन लगाने से खून का धक्का बन जाता है, और इस बात की कितनी सच्चाई है? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अच्छी बात पूछी है मैडम। ये लोगों में बहुत भ्रम फैल रहा है कि वैक्सीन लगाने से बीमारी हो जाती है, वैक्सीन लगाने से खून गाढ़ा हो जाता है, वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं। ये सभी जिस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों में, ये बहुत ही गलत है, और इसका ही खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि वैक्सीनेशन शुरुआती दौर में हमारे यहाँ बहुत कम हुआ और उसी की वजह से सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक आई। अगर हम शुरुआती दौर में ही लोग वैक्सीनेशन करा लेते तो हो सकता था कि हम सेकेंड वेव में इतने अधिक केसेस नहीं आते। इस तरह की बिल्कुल बात गलत है। वैक्सीनेशन से कई लोगों को लग रहा है कि उनको बीमारी फैल रही है,
उसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन कराने जो लोग आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, और उन लोगों में बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमें बीमारी है, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो गौर नहीं करते हैं और वैक्सीनेशन लगाने चले जाते हैं और वो दूसरों को वहाँ इन्फेक्शन दे देते हैं। तो जो वैक्सीनेशन के बाद जिनको कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे पास भी आए कि साहब मैंने उस फला तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से मुझे बुखार आ रहा है और ठीक नहीं हुआ, और जांच कराने पे मैं पॉजिटिव आ गया। तो ये केवल मात्र उसको संक्रमण हुआ है, वैक्सीन से नहीं हुआ है। और संक्रमण हो सकता है कि जहाँ वो वैक्सीनेशन कराने गया या तो वहाँ लगाओ या कहीं और लगाओ, और ये एक संयोग हो जाता है कि वो बुखार, क्योंकि आप भी जानते हैं वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद एक आध दिन बुखार आता है जी। तो कई बार वो बुखार आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उसको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक चल रहा होता है, वो लक्षण संक्रमण हो चुका होता है लेकिन उसके लक्षण नहीं आते, और जब वो वैक्सीन लगवाता है उसको बुखार आता है तो उस टाइम वो प्रेसिपिटेट हो जाता है संक्रमण, और उसके बाद से उसको लक्षण आने लगते हैं जी। तो ये एक संयोग मात्र है। वैक्सीन लगाने से बीमारी होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो वायरस है वो बीमारी नहीं करता है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि खून गाढ़ा हो जाता है, तो खून गाढ़े होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हर वैक्सीन के, न केवल कोवैक्सीन और कोविशील्ड और दूसरी जो कोरोना की वैक्सीन है जी। इनकी बात नहीं करें, सभी वैक्सीन्स में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कुछ में कम रहते हैं, कुछ में ज़्यादा रहते हैं। आप चाहे ओरल पोलियो वैक्सीन ले लें, चाहे आप रेबीज़ ले लें, चाहे आप डिप्थीरिया ले लें, मीजल्स, जितनी भी वैक्सीन अपने प्रचलन में है सभी में साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। किसी में कोई बुखार आ सकता है, किसी में उल्टी हो सकती है, किसी में डायरिया हो सकता है, और सिर दर्द, बदन दर्द वगैरह, ये सब कॉमन लक्षण हैं जो काफ़ी लोगों में होते हैं। और ये एक तरह से इस बात का लक्षण है कि पेशेंट की इम्यूनिटी काम कर रही है और इम्यूनिटी उस वैक्सीन के लगाने से बन रही है जी। तो जिनके ये लक्षण आ रहे हैं हम तो ये मानते हैं कि अच्छा है, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। किसी भी तरह के सीरियस इन्फेक्शन जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, किसी में 1 लाख में एक होता है, किसी में 10-15 हज़ार में एक होता है। तो वो सभी वैक्सीन्स के साथ हैं, खाली कोरोना वैक्सीन के साथ नहीं है। सभी वैक्सीन्स में ऐसे रेयर केसेस सीवियर बीमारी के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर परमेंद्र, और ये अहम बात है कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है, सबसे जरूरी कि वैक्सीन लगाना है वो कोई भी वैक्सीन हो, उस पर भी नहीं जाए कि ये वैक्सीन ज्यादा बेहतर है या दूसरी वैक्सीन, क्योंकि इसको लेकर भी कई लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती है, डाउट्स रहते हैं कि वैक्सीन लगवाए तो कौन सी लगवाए। डॉक्टर परमेंद्र, सुरेश है माउंट आबू से, जो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें डायबिटीज है और शुगर उनकी 250 से 300 रहती है, क्या ऐसी स्थिति में भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं या उसके लिए पहले शुगर को कंट्रोल करना होगा? देखिए, शुगर ज़्यादा रहने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इस बात का वैक्सीन लगवाने के लिए। हो सकता है आप वैक्सीन लगवाएं तो आपके इम्यूनिटी बराबर डेवलप नहीं हो, जो वैक्सीन लगवाने के बाद जो इम्यूनिटी बननी चाहिए उतनी ना बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी शुगर बढ़ी हुई है उसको वैक्सीन लगाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक शुगर बढ़ी होने का बात है तो वो तो आपको कंट्रोल करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप शुगर बढ़ी हुई है उसमें वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उससे कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप डरे नहीं, आप अपनी शुगर कंट्रोल करें और साथ ही वैक्सीन भी जितना जल्दी हो उतना लगवा लें। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर परमेंद्र, एक आखिरी सवाल जरूर है जो रितेश मीना जानना चाहते हैं। अभी ताउते तूफान का कहर है, राजस्थान में भी है और उससे मौसम में बदलाव है, जो टेम्परेचर में असर हो रहा है, क्या कोरोना इससे बढ़ेगा या घटेगा? क्या इसे भी ये इफेक्ट कर सकता है? कोरोना, मेरे मौसम का कोई प्रभाव कोरोना पे नहीं पड़ेगा। कोरोना तो अपने जो है आपस में एक दूसरे से फैलता है, संक्रमण जो है एक दूसरे से फैलता है हमारे, तो मौसम का इस पे कोई, क्योंकि हमने देखा पिछली बार सर्दियों में भी था, अब की बार गर्मियों में आया है। तो ये जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश हैं, आपने देखा जो वुहान है वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे भी हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में भी, लद्दाख में, इनमें भी हुआ है, और गर्मी बिल्कुल मई जून थी उसमें भी हो रहा था। तो मौसम का हम तो देख रहे हैं, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तूफान से इससे कोई इस पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल, डाउट्स, तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना या फिर ब्लैक फंगस से इस बीमारी है क्या, इसे समझना होगा, क्या बचाव कर सकते हैं, किस तरह से एहतियात बरत सकते हैं, वो बातें आपने समझाई, ताकि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम उस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं कि हम कोरोना पॉजिटिव हो या ब्लैक फंगस का शिकार हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है जो डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने जानकारी दी। चलिए इसी के साथ डियर डॉक्टर में
आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।